यह हो रहा है आज देश में। तो आज संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा कर लिया गया है, संवैधानिक संस्थाओं में भर दिया गया है इस काडर को। इस कारण से न्याय नहीं मिल पाता है, इस कारण से सच सामने नहीं आ पाता है। और जो नहीं होते हैं काडर, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जाता है कि फिर उनके घर में जाके प्रधानमंत्री गणेश जी की आरती उतारते हैं। नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब से। आज हम लोग चर्चा करेंगे हरियाणा चुनाव को लेके, क्योंकि हरियाणा का चुनाव अंतिम दौर में है और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ल जी हैं, जो कि हरियाणा में ही रहते हैं और वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही साफ सुथरी तरीके से आपके सामने वो पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो इसलिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं अजय शुक्ला जी। नमस्कार शुक्ला जी, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, मैं अच्छा हूं जी। सर, क्या स्थिति है हरियाणा की? हरियाणा में मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत खुश होने की भी बात है और सावधान रहने की भी बात है। तो ये सावधानी के साथ कांग्रेस इसको वो करेगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बेहतर नतीजे आएंगे और जो कांग्रेस के लिए सुखद होंगे। जी जी जी। क्या लगता है सर आपको कि जो कुमारी शैलजा जी ने थोड़ा देर से प्रचार शुरू किया, इसके पीछे क्या वजह आपको लगी? नहीं, इसमें मैं कोई बहुत बड़ी वजह नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखिए अभी चुनाव पूरी तरह से चढ़ा नहीं था, तो इसलिए शैलजा की आवश्यकता नहीं थी। अभी जो चीजें थी उस ढंग से किया गया। और जब राहुल गांधी आए और उसके बाद में शैलजा ने शुरुआत करी, तो स्वाभाविक सी बात है शैलजा को जो है अपने उन्हीं क्षेत्रों में अधिक जाना है जहां पर उनका प्रभाव अधिक है। और इसी तरीके से होता ही है राजनीति में, जिसका प्रभाव जिन सीटों पर होता है वहां उसे भेजा जाता है, वहां उतारा जाता है। तो शैलजा का प्रभाव जिन सीटों पे है वहां पर वो शुरू कर रही है और वो आखिरी दौर में ही शुरू किया जाता है। हालांकि अभी आखिरी भी कहना गलत होगा, 26 तारीख से उतर चुके हैं, 5 तारीख को चुनाव है, तो अभी तो निश्चित रूप से उसमें 10 दिन थे। तो इतने में तो मुझे लगता है जितनी सीटों पे वो काम करना चाहती है उस पर बहुत ज्यादा टाइम है उनके लिए। जी। पहले और उतरती तो शायद नहीं उतना अच्छा होता जितना इस समय जाएगा मेरे से। बीजेपी जिस तरीके से शैलजा जी को लेके दुष्प्रचार कर रही है, अपने कामों के बारे में बात नहीं कर रही है, इसकी क्या वजह है? क्या बीजेपी ने इतने काम कर दिए कि जनता को काम बताने की जरूरत नहीं है? देखिए, मैं यही कहता हूं कि यदि आपके पास में बताने के लिए काम हो तो फिर तो आपको किसी की बुराई करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तब तो आप सिर्फ अपने कांग्रेस क्या करती थी, कभी वो करती थी भाजपा की बुराई जब वो होती थी सत्ता में, वो अपने काम बताती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी काम बताने की बजाय कांग्रेस 70 साल नेहरू, इंदिरा, राजीव और सबकी वो कर रही है। उनके आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे चाहे ट्विटर पे देखें, चाहे उनके और अदर प्लेटफॉर्म पे देखें, नेहरू, इंदिरा और सब पे कि वो आरक्षण के खिलाफ थे, वो किसान के खिलाफ थे, वो इसके खिलाफ थे। अरे यदि नेहरू खिलाफ होते तो डॉक्टर अंबेडकर नहीं कोई भी होता आरक्षण लागू कर सकता था क्या? यदि इंदिरा जी खिलाफ होती तो ये आरक्षण कंटिन्यू रह सकता था क्या? यदि राजीव जी खिलाफ होते तो ये क्या आरक्षण कंटिन्यू रह सकता था क्या? और कांग्रेस खिलाफ होती तो क्या ये मंडल आयोग की सिफारिश लागू हो सकती थी क्या? तो मनमोहन सिंह होते न होते तो क्या, या न चाहते तो क्या ये जितनी आज दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को योजनाएं का लाभ मिल रहा है वो मिल पाती क्या? तो ये अपने आप में दिखाता है कि देखिए
इस सारे वर्ग को, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे अन्य वंचित वर्ग हो, उनके लिए जो योजनाएं आई वो सब कांग्रेस के समय में आई, कांग्रेस ने लागू करी, कांग्रेस ने उन पर काम किया, ईमानदारी से काम किया। कुछ लोगों ने तो वोट बैंक के लिए काम किया, लेकिन कांग्रेस ने तो नहीं किया। कांग्रेस ने तो कभी नहीं गिनाया कि हमने तो मुस्लिम को राष्ट्रपति बना दिया, हमने अल्पसंख्यक को ये बना दिया, हमने सिख को राष्ट्रपति बना दिया, हमने दलित को राष्ट्रपति बना दिया, हमने महिला को राष्ट्रपति बना दिया। कांग्रेस ने कभी कहा हो एक बार तो बता दीजिए मुझे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती ही नहीं है, उनसे प्रचार भी करवाती है। अब आप सोचिए, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ राष्ट्रपति जाके प्रचार कर रहा होता है, उपराष्ट्रपति जाके प्रचार कर रहा होता है। इस तरह की दशा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देख रहे हैं। स्पीकर जो विधानसभा अध्यक्ष हो या लोकसभा अध्यक्ष हो, वो जाके प्रचार कर रहे होते हैं। तो संवैधानिक संस्थाओं की पूरी वैल्यू खत्म कर दी है। न्यायिक संस्थाओं की स्थिति ये कर दी है कि वो नफरत से भरे जजेज बैठा दिए गए। आप देखिए, कल ही डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक टिप्पणी करी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने के एक जस्टिस जो अग्रवाल थे, उन्होंने अपना एक आर्डर पास किया था और उसमें क्या कहा था कि ऐसे तो पूरा ये जो है हिंदू अल्पसंख्यक बन जाएगा और सब पाकिस्तान बन जाएगा। वैसे कर्नाटक में वो जस्टिस जो था, वो नफरत से भरा ऐसा था कि वो कहे, एक बस्ती को इंडिकेट करके कहता है, भारत की बस्ती को, कि ये तो पाकिस्तान है। तो आप समझिए कि आज संवैधानिक संस्था, यही बात तो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के सरकार में इस देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं में यही आरएसएस बीजेपी के नफरती लोग भर दिए गए, जगह जगह बैठा दिए गए। देखिए, लोकायुक्त, वो क्या नाम है, लोकपाल कौन है? वही अजय खानविलकर, जो नफरत से भरा था, जिसने कोरेगांव मामले में किस तरीके का जजमेंट पास किया था जब मुंबई हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में था, और जब चीफ जस्टिस वो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बना, तो आप देखिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी के फेवर में, सारे सरकार के फेवर में जजमेंट देता रहा, और ईडी को सर्व शक्तिमान बनाने का आर्डर उसी ने पास किया था, उसकी और हेमंत गुप्ता की बेंच ने। वही हेमंत गुप्ता जो खुद ईडी की जांच में फंसा था एक समय में। तो ये आप समझ लीजिए, तो ये होता है। इसके बाद अरुण मिश्रा, जो अदानी के ही लिए सिर्फ आर्डर पास करता था, उसको तुरंत निकलते मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसी तरीके से किसी को महिला आयोग का, किसी को अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का, किसी को किसी और आयोग का, किसी को बाल आयोग का। सारे देखिए ये आरएसएस के लोग बैठे। क्या कांग्रेस के समय में किसी आरएसएस या बीजेपी या किसी पर कोई रोक थी? क्या नहीं थी। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरिट के आधार पे होता था। यदि आप किसी के भी हो, बीजेपी के भी हैं, आरएसएस के भी हैं और योग्य है, तो आपका हो जाता था। लेकिन आज के समय में योग्यता का पैमाना आरएसएस बीजेपी का काडर होना है। और आप देखिए, यही बीजेपी की नेता थी तमिलनाडु में, उसे हाईकोर्ट का जस्टिस बनाया गया। यह हो रहा है आज देश में। तो आज संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा कर लिया गया है, संवैधानिक संस्थाओं में भर दिया गया है इस काडर को। इस कारण से न्याय नहीं मिल पाता है, इस कारण से सच सामने नहीं आ पाता है। और जो नहीं होते हैं काडर, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जाता है कि फिर उनके घर में जाके प्रधानमंत्री गणेश जी की आरती उतारते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कौन सा इंसाफ मिलेगा और क्या होगा। तो यह तो इसको तो आप ये कह सकते हैं कि अमृत काल में छन के यही चीजें निकल के आई हैं। और अच्छा है, मैं कह तो रहा हूं अच्छा है, कम से कम सामने तो आ रहा है। आप देखिए, मैं तो एक चीज कहूंगा, बेंगलुरु की एक कोर्ट ने, जिसमें छोटा सा एसीजीएम रैंक का
ऑफिसर था, जज था, उसने ऑर्डर पास किया कि नरेंद्र मोदी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला है उसमें एफआईआर दर्ज की जाए। उसने ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन क्या वो ऑर्डर एग्जिस्ट कर पाएगा? अभी वो हाई कोर्ट जाएगा या अपर कोर्ट जाएगा, तुरंत 1 मिनट में स्टे होगा। तो ये है। आप बताइए, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इतने समय बाद भी चार्जशीट हुए, आज भी सोचे चार्जशीट होने के इतने समय बाद भी चार्ज फ्रेम नहीं होने दिया जा रहा है, उसको किस तरह ट्रायल रुकवाया जा रहा है और सब कुछ किया जा रहा है। तो यह सत्य है। यह सरकार बलात्कारियों की सरकार है, यह सरकार नफरत फैलाने वालों की सरकार है, यह सरकार दूसरे धर्मों पर हमला करने वाली सरकार है, यह सरकार आपका सब कुछ लूट लेने वाली सरकार है, और यह सरकार अडानी अंबानी की गुलाम सरकार। जी जी बिल्कुल। और अभी हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख रहे थे, बहुत ही सम्मानित प्रधानमंत्री हैं देश के, और अमृत काल में तो खास करके उनका जो एक रूप निकल के आया जिसमें कि वो नॉन बायोलॉजिकल भी हो गए थे या हैं। तो उन्होंने अभी हरियाणा के चुनाव में रावण वाड्रा जी को लेकर के जिस तरह का बयान दिया और जिस तरीके से कांग्रेस पर हमला बोला कि सारे भ्रष्टाचारी दामाद और दलाल की वो पार्टी है, इस तरह का उन्होंने जो भाषण दिया मंच से, तो क्या रावण वाड्रा जी को अभी जो कोर्ट से उनको पूरी तरीके से बरी कर दिया गया, उनके ऊपर किसी तरह का कोई मामला नहीं है, और वहां की सरकार ने खुद इसका नोटिफिकेशन जारी करके बताया था, तो क्या प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में जानकारी नहीं है? उसको किस चीज की जानकारी नहीं है? मैं यही कहता हूं, एक ही काम तो करता है कि गांधी परिवार में क्या खाया जा रहा है, गांधी परिवार से मिलने कौन गया, गांधी परिवार का कौन क्या कर रहा है, कहां जाता है, किससे क्या करता है, इसी के लिए तो पूरी खुफिया लगी रहती। तो उस शख्स को सब पता है, लेकिन वो साजिश करता है, नफरत फैलाता है, उस परिवार के बारे में झूठ फैलाता है। और यह आज से नहीं हो रहा है, यह देश की आजादी के पहले से शुरू हो गया था, क्योंकि पता था कि पंडित नेहरू ही है जो संभाल पाएंगे और कर पाएंगे आगे। क्योंकि जिस तरीके से अस्वस्थ रहते थे, बीमार रहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वो उस तरह से कैपेबल नहीं थे तमाम चीजों को लेके, और इस बात को उन्होंने खुद कहा कि मैं वो रहता हूं, और यही वजह है 1948 में उनकी डेथ भी हो गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही एकमात्र नेता थे जो देश में और देश के बाहर दोनों जगह लोकप्रिय थे और लोगों में संबंध थे, सबको एक सूत्र में बांध सकते। तो उन पर कैसे हमला करना, उनके खिलाफ कैसे नैरेटिव बनाना है, तो झूठ फैलाया गया। देखिए उनकी कितनी फोटो प्रसारित की जाती है, झूठी फोटोशॉप से बनाई हुई फोटो। कहीं उनकी भतीजी के को वो गले लगा रहे हैं, उस पर हो जाता है, कभी भांजी को गले लगा रहे हैं, उस पर हो जाता है, कभी अपनी बहन को गले लगा रहे हैं, उस पर हो जाता है, कभी जो उनकी मुंह बोली बहन थी सारा भाई उनको गले लगाते हैं या उनकी बेटी को गले लगाते हैं, तो उस पर हो जाता है। साहब ये स्थिति है इन लोगों की। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तो अपनी भांजी यानी प्रियंका गांधी की बेटी का जो हाथ देख रहे थे और वो कर रहे थे प्यार से, जैसे हम भी आप अपनी भांजी को करते हैं, उसको कैसे प्रस्तुत किया था इन्हीं बीजेपी के आईटी सेल के वहां प्रमुख ने। तो ये आप जान लीजिए, ये किसी की, राजीव जी की होगी, सोनिया जी की होगी, या किसी और की होगी, इंदिरा जी की होगी, सबका चरित्र हनन करते। फिर यही नहीं करते, आरोप भी लगाते हैं। पंडित नेहरू पे आरोप लगाए, जब इनकी सरकार आई तो एक रत्ती कुछ नहीं निकाल पाए थे। इंदिरा गांधी पे आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज की, गिरफ्तार किया, लेकिन एक रत्ती भर, चूहा भर भी, चीटी भर भी नहीं साबित कर पाए। अदालत ने फटकार लगाई थी। उसके और
एजेंसियों का दुरुपयोग आज तक कांग्रेस ने नहीं किया। मैं फिर क्या कह रहा हूं, न सीबीआई का, न ईडी का, न इनकम टैक्स का, न और अदर से। ये दुरुपयोग करने का इतिहास ही गैर कांग्रेसी सरकार में शुरू हुआ 1977 से, और ये सारे इतिहास इन्हीं लोगों के, क्योंकि 1977 की सरकार में भारतीय जनता पार्टी जो आज है वो जनसंघ होती थी, और जनसंघ ने अपना विलय कर दिया था जनता पार्टी। वही है, सब संघी चला रहे थे। फिर जब भाजपा की आई सरकारें, आप देखिए गैर कांग्रेसी सरकारों में ही बदले की कार्रवाइयां हुई हैं। जब 1989 में जनता दल की सरकार बनी तो बीजेपी के सहयोग से बनी, और जितनी घटनाएं हुई वो सब हैं। उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से उसके बाद में 1996 के बाद से लगातार जो घटनाएं हुई, जो कुछ हुआ आज तक हो रहा है, वो सारा दुरुपयोग तो इन्हीं के समय में हुआ। तो सबसे बड़ा सच ये, कांग्रेस ने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया, कभी वो नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस की नीति नहीं रही है। कांग्रेस सर्वजन की बात करती है। वो ये भी नहीं कहती कि मेरी यदि अबरार से लड़ाई है तो मैं अबरार को अलग कर दूंगा, कहेंगे नहीं हम अबरार को भी शामिल करेंगे। ये खूबी है उनमें, और ये खूबी आपने पंडित नेहरू के प्रथम मंत्रिमंडल में देखी थी कि जो है मुखर्जी भी थे उसमें, डॉक्टर अंबेडकर भी थे, और तमाम विरोधी जो नेता हैं वो भी मंत्री थे। तो इससे आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी सोच के वो लोग हैं, और ये कितनी गिरी हुई सोच के हैं कि सदैव झूठे आरोप लगाते रहे। राजीव जी पे लगाया, आप देखिए क्या आरोप लगा था कि राजीव जी और उनके दोस्तों ने मिल करके 64 करोड़ रुपया बोफोर्स में दलाली खा ली, और सब स्टैंडर्ड वो ले ली तोपे। यही कह के उन्हें बदनाम किया गया था, सरकार बदल दी गई थी। जब जांच हुई, उसी जांच में आया, जांच में 250 करोड़ रुपया खर्च किया गया। ये बात हाईकोर्ट में एफिडेविट देके कही है सीबीआई। देश विदेश सब जगह घूमे, और सिर्फ सीबीआई ने खर्च किया। और सोचिए, और उसके बाद निकला क्या कि कोई करप्शन नहीं हुआ था, कोई दलाली नहीं खाई गई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में उन्हीं कारगिल की विजय उन्हीं बोफोर्स की तोपों के कारण मिली थी। तो यह इस बात का सबूत है कि वो सब स्टैंडर्ड भी नहीं थी। तो ये है इनका सच। ऐसे ही तो इन सब चीजों के बावजूद ऐसे ही मनमोहन सिंह सरकार में 2G 3G और पता नहीं क्या क्या जी करके इन्होंने लगाए थे आरोप। एक सिंगल केस नहीं है जिसमें ये साबित कर सके या कह सके अदालत में। सब हो गए, माफी मांग ली। कैग के उस जो कैग था उस समय विनोद राय, उसने खूब मलाई खाई मोदी की, बीजेपी की, आरएसएस की, और माफी मांग ली बस ये कह के कि अरे वो तो मेरा ऐसे ही असेसमेंट था, मैंने कोई वो नहीं कहा था। उधर आप देखिए नृपेंद्र मिश्रा मलाई खा रहे हैं आज तक। हम राम मंदिर बोर्ड के चेयरमैन बने हुए, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे जब आए, और तमाम जगह वो उस समय ट्राई के चेयरमैन हुआ करते थे। तो ये सब लोग हैं जिन्होंने झूठे आरोप लगाए, बदनाम किया उस सरकार को। वो ये एक रत्ती का करप्शन नहीं पाया गया। तो यह है, और इनके यहां जिस दिन जांच होगी एक एक चीज, और बगैर जांच ही इतनी चीजें आ चुकी हैं, देश दुनिया के पास है, तथ्यात्मक सबूत है, लेकिन साहब जांच नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि जांच कराएंगे तो पूरा खुल जाएगा। ये है मामला। अरे भैया, जांच एजेंसी भी तुम्हारे अंडर में है, जेपीसी भी तुम्हारे अंडर में है, सब कुछ है, कराओ तो। नहीं, वो भी नहीं कराएंगे। ये भाजपा का चरित्र है जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही अब लड़ाई यहां तक पहुंच गई है कि राहुल गांधी जी की नागरिकता छीनने के लिए दिल्ली से लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट तक लोग लगे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है सुब्रमण्यम स्वामी का।
जो कि राहुल गांधी की नागरिकता छीनने के लिए बिल्कुल आतुर बैठे हैं। उनकी क्या ऐसी खुन्नस है, क्या ऐसी जो है वो है? आप ये सोचिए, वो इंदिरा जी के समय में चाहते थे कि वित्त मंत्री बना दें, उन्होंने नहीं बनाया। हम्म। राजीव जी को उन्होंने फंसाने की कोशिश की, वो भी नहीं बनाया। देखिए, सब पे ये आरोप लगाते रहे बाद में। और फिर मनमोहन सिंह सरकार में कोशिश की थी, जब नहीं दाल गली कहीं, तो इन्होंने ही, याद करिए, नेशनल हेराल्ड वाला पूरा विवाद इन्हीं का खड़ा किया हुआ है। जी और जी जी। आज तक इनके लगाए ये कोई आरोप सही साबित नहीं हुए। अब इन्हें ये पता है कि उसमें भी कुछ नहीं मिला। जब नहीं मिला तो क्या करें? तो अब एक नया सुगुफा, कुछ ना कुछ राहुल गांधी के खिलाफ बनाए रखो, और इसीलिए उन्हें आरएसएस रखे हुए, हम्म। इसीलिए उन्हें पोषित करती है। उनका सिर्फ एक काम है, गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ वो करना, उस एजेंडा चलाना, और उसी का उन्हें इनाम मिलता है। तो ये है उनका सच। जी। तो सर, आपको फाइनली क्या लगता है कि कहां तक सीटें कांग्रेस लाने में कामयाब हो रही है हरियाणा चुनाव में? देखिए, सीटों की गणना कह देना कोई मुझे लगता है कि गलत होता है। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इतना बेहतरीन स्थिति में आज है, इसलिए उसे थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। थोड़ा अपने वोट बैंक को पर केंद्रित होने की जरूरत है। नेताओं को एक साथ लेके चलने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इतना लोकतंत्र है, वो पंडित नेहरू के समय से ही है, उसके भी पहले से कही है। आप याद करिए 1915 के दौर की बात, तो तब भी कोई गरम दल होता था, कोई नरम दल होता था, कोई कुछ होता था, कोई सनातनी उसको सपोर्ट करता था, कोई मुस्लिम्स को सपोर्ट करता था, कोई सिखों को करता था। तो इस तरह से होता था। आज भी कांग्रेस में वही लोकतंत्र कायम है। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है इस देश के अंदर जहां आप राहुल गांधी को गाली देकर भी उस पार्टी में रह सकते हैं। बाकी किसी पार्टी में संभव नहीं है। तो यह जान लीजिए कि आज तमाम, चूंकि क्योंकि कांग्रेस कोई एक काडर बेस्ड पार्टी नहीं है, कांग्रेस सिर्फ विचारधारा बेस्ड, कि आपके विचार हमारे विचार यदि मिलते हैं गांधी नेहरू के उन सिद्धांतों से जो देश को जोड़ने की बात करते हैं, देश को करते हैं, तो आप हमारे दुश्मन भी हैं तब भी आप हमारे साथ हो सकते हैं। ये कांग्रेस की विचारधारा। कुछ लोग गलतफहमी का शिकार होते, कहते हैं कांग्रेस उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, कांग्रेस इस पे कांग्रेस नहीं करेगी भाई, क्योंकि कांग्रेस किसी को खत्म कर देने की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में नहीं। जब कांग्रेस बनी थी 1885 में और अंग्रेजों के खिलाफ बनी थी, तब भी उसमें अंग्रेज लोग थे। अब आप सोचिए, एनी बेसेंट जैसे लोग कांग्रेस में ही थे, अध्यक्ष नहीं, अंग्रेज थी। डॉक्टर एओ ह्यूम, आप देखिए ना, अंग्रेज थे लेकिन लड़ रहे थे उस सत्ता से। तो कांग्रेस परहेज नहीं करती है। यदि कल के दिन सचमुच सच्चे विचार से आरएसएस के लोग आके खड़े हो जाएं, तो कांग्रेस उनको कहेगी आइए लड़ेंगे, लेकिन नफरत नहीं फैलाने देंगे। जब नफरत फैलाएंगे तो आपसे दूरी बनाएंगे। विचारधारा को ही समझने की जरूरत है। लोग क्या है, स्ट्रीम में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, जैसे वो कर रहे हैं इनको रगड़ दो, इनको ये कर दो। ये कांग्रेस की नीति नहीं है। आप बताइए, राहुल गांधी के लिए, इंदिरा गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए कितने चरित्र के सवाल उठा के किया जाता है। क्या कभी कोई मानहानि का केस दर्ज कराया जाता है? नहीं कराती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का ये सिस्टम नहीं है। कांग्रेस अपनी उस नैतिकता से चलती है, उस विचारधारा से चलती है जो उसकी मूल विचारधारा है। और वो विचारधारा देश विरोधियों से लड़ती है, समाज तोड़ने वालों से लड़ती है, वो लड़ती है किसी में पक्षपात के खिलाफ, वो लड़ती है किसी का हक मारने के खिलाफ, वो लड़ती है किसी वर्ग विशेष को विशेष लाभ दे देने और बाकी का छीन लेने के खिलाफ। जैसे अडानी अंबानी, राहुल गांधी खुल के कहते हैं, लेकिन तमाम कांग्रेसी आपको मिल जाएंगे जो उसके सपोर्टर होंगे।
आप देखिए, तो कांग्रेस उसका विरोध नहीं। अब देखिए, अखिलेश यादव के अडानी अंबानी से बहुत अच्छे संबंध, लेकिन राहुल गांधी कोई अखिलेश से थोड़ी ना बिलगाव करते हैं। लेकिन राहुल गांधी की अपनी वो है कि हम नहीं करेंगे, तो नहीं करते। लेकिन उन्हीं के पार्टी के कई लोग उनके यहां पहुंच जाते हैं। तो अब ये तो आपको देखना पड़ेगा, इसलिए इसको इस तरह से नहीं लेना होगा। तो ये आप जान लीजिए कि कांग्रेस की विचारधारा का मतलब है संगम, गंगा भी मिले, यमुना भी मिले, सरस्वती भी मिले, और जितनी छोटी छोटी नदियां हैं वो भी आके मिले, हम मिलके करेंगे। हमारा उद्देश्य है प्यासे को पानी देना, हमारा उद्देश्य है भूखे को भोजन देना, हमारा उद्देश्य है काम की तलाश कर रहे युवा को रोजगार देना, हमारा उद्देश्य है हमारे यहाँ की बच्चियों को सुरक्षा देना। उसमें यह नहीं देखना कि ये हिंदू की है, मुस्लिम की है, सिख की, ईसाई की है, बौद्ध की है, जैन की है, पारसी की है, किसी की भी हो, हमारी बेटी। ये कांग्रेस का है। इसीलिए देखिए, जितने रेपिस्ट निकलते हैं वो भाजपा के निकलते हैं। तो ये इसी कारण से ऐसे हो। तो कांग्रेस सबको, कांग्रेस आपका घर बुलडोज करने पे नहीं चलती है। कांग्रेस की विचारधारा है कि बना के दे दो, नहीं बना सकते हो तो जो जिसने बनाया वो तोड़ो मत, उसे कैसे नियमित किया जा सकता है इसका रास्ता खोजो। मजबूरी हो तब कि कोई और रास्ता नहीं है, तभी कोई एक्शन ऐसा लो, लेकिन ऐसे मत करो। कांग्रेस ने तो अतिक्रमण किए हुए घरों को भी आप देखिए नियमित किया है, नियमित किया जी। और इन्होंने अपनी खरीदी हुई जमीन में बने को सिर्फ इस आधार पे गिरा दिया कि नहीं आपके नक्शे में ये गड़बड़ है, आपके इसमें ये गड़बड़। आप देखिए, आप एक घटना देखिए अभी वहां हुई शिमला में। शिमला में एक संजौली में मस्जिद है, उस मस्जिद को लेकर के हिंदूवादियों ने बड़ा विरोध किया। कांग्रेस ने कहा ठीक है, कांग्रेस ने मुस्लिम के लोगों को बुलाया और उनके साथ में बात की और उनसे कहा आप देखिए, लीगली जितना सही है वो आप रखिए, हम आपका साथ देंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। जहां थोड़ा सा गड़बड़ है आप खुद कर लो, हम नहीं चाहते हैं कि हम ऑर्डर पास करें। और इससे क्या हुआ, मुस्लिम समुदाय ने आपस में बात की और उसको समझा कि कैसे कर सकते हैं एकोमोडेट। उसी ने एफिडेविट दिया मुस्लिम समुदाय ने कि हमारे यहां जो गलत है हम खुद तोड़ दें, आप मत घुसिए हमारे में। आप बताइए कितना बेहतरीन नमूना था। इतना अच्छा जब फैसला हो गया, हिंदूवादी बवाल खड़ा किए रहे, कांग्रेस ने वहां बैरिकेड लगा के उनकी रक्षा की। कांग्रेस का में भी, जैसे मैंने क्या कहा, कांग्रेस में भी है तो वीरभद्र सिंह के जो परिवार वाले हैं वो लोग साजिश रचते रहते हैं। वो तो जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उन्हीं की सरकार गिराने की साजिश रचते हैं। तो उसने गलत सलत बातें करी, अपने साथी मंत्री से भी अनिरुद्ध से करवाई, लेकिन हाई कमान ने जब निर्देश दिया तो फिर मजबूर हो गए और बड़ी शांति से निपट गया। अब जब सब निपट गया, मुस्लिम समुदाय भी खुश है, वो भी खुश है, तो ओवैसी कूद गया उसके लोग कि हम इसको लेके हाई कोर्ट में पिटीशन करेंगे, ये करेंगे। क्यों फंसाना चाह रहे हैं? वहां के मुसलमानों ने बुरी तरह उसे लताड़ा, तुम कौन होते हो, हमारा मसला है, हम अपने ढंग से सॉल्व कर ले रहे हैं, हम जब मारे जाएंगे तो आप आओगे बचाओगे? यहाँ के फालतू का बवाल हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम वही एजेंडा कर रहे हो जो चाहते हैं भाजपाई, क्योंकि वहां 97% तो हिंदू है। तो आप ये समझिए ये बवाल कराने की कोशिश करते हैं जिससे नफरत पनपे और ये हो। दूसरा आप देखिए, इसी तरीके से मंडी में करवाया बीजेपी के लोगों ने, उसे भी कायदे से सॉल्व हो गया, तो इन्हें बड़ी परेशानी हो गई। तब वीरभद्र के लड़के ने खुद ही कहा कि हम भी यूपी की तर्ज पे नेम प्लेट लगाएंगे। तब मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, मैंने खुद राहुल जी को मैसेज किया था। बहरहाल इमीडिएट एक्शन हुआ
मुख्यमंत्री ने खुद ऑर्डर जारी किया कि ये रोका जाए, इस तरह का नहीं चलेगा। सोचिए, कैबिनेट मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट का तो आदेश कर ही सकता है, लेकिन रुक गया। तो मैं यही कह रहा हूं, लेकिन क्या भाजपा में आप रोक पाएंगे? पूरी ताकत लगा लिए नहीं रोक पाएंगे। तो मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस में कम से कम सुनी तो जाती है, लोकतंत्र तो है। यदि आपकी इच्छा है कि नहीं ये हो और मेरी इच्छा है कि नहीं वो हो, तो इस दोनों में बीच का रास्ता तो निकल सकता है। ये कांग्रेस में हो सकता है, भाजपा में नहीं होगा। तो ये आप समझ लीजिए, यह अंतर है। लेकिन कांग्रेस कह दीजिए सिर्फ आपके साथ खड़ी हो जाए या सिर्फ मेरे साथ खड़ी हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होगा। इस गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। तो गलत यदि किया है, आप खुद रियलाइज करो और खुद सही कर लो, ज्यादा अच्छा है। क्यों किसी और को आना पड़े? आप किसी और को राजनीति का मौका ही मत दो। तो ये एक अच्छी चीज है, ये कांग्रेस में मिलती है, इसलिए कांग्रेस बेहतरीन, और कोई वजह नहीं है जी। तो इसमें मेन टैगलाइन ये निकल के आती है कि कांग्रेस किसी को खत्म करने की राजनीति नहीं करती, वो सर्व समाज को साथ में लेके चलती है, ऐसा अजय शुक्ल जी का कहना है, जो कि चरितार्थ रूप से दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।